नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आज का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। और आज तारीख है, कितना तारीख है आज? 22 मार्च 2025। और हम लोग 22 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ आप अपनी सुविधा के अनुसार से टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप चैनल से पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा दिवस से है? और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, या इसको वानिकी भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर आपको वानिकी भी दिखाई पड़ेगा। तो वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट है, वन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वन दिवस देख लेते हैं कि 21 मार्च को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? मनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? वनों के महत्व, संरक्षण और सतत प्रबंधन के प्रति क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है। और वनों के संरक्षण न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह क्या है? जलवायु परिवर्तन को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने और लाखों लोगों की क्या होती है? इससे आजीविका का ये स्रोत भी होती है ना। आजकल तो मान के चलिए लकड़ी पे खाना नहीं बनाया जाता है, पहले क्या चीज पे तैयार होता था खाना? लकड़ी पे भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं तो पर्यावरण के लिए देखते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधा से ही है। तैयार ऑक्सीजन कौन कर रहा है? हाँ, तो पेड़ पौधा दे रहा है। और पेड़ पौधा हम लोगों के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा आपके पास जितना ज्यादा रहेगा उतना आपके पास स्वच्छ वातावरण रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2012 में इस दिवस की स्थापना की थी। और इससे पहली बार स्टार्ट कब होता है, शुरुआत, वो ध्यान रखना है कि पहली बार ये कब मनाया जाता है? 2013 में मनाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और थीम आपको बोले थे कि मान के चलिए कि जब जिसका इंपॉर्टेंट रहेगा थीम, तो थीम को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का इस बार थीम क्या है? थीम जब भी लिखिएगा तो वर्ष के साथ लिखिएगा। हर वर्ष का थीम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो थीम आपको ध्यान रखना है। 2025 का थीम क्या है? वन और भोजन, या इंग्लिश में रहेगा तो क्या रहेगा? फॉरेस्ट्स एंड फूड रहेगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ से आप अपने रूम पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ देख लीजिए एक नजर, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आपको ये याद रखना है कि फॉरेस्ट एंड फूड है। ठीक है, तो याद रहेगा। और हम लोगों के लिए जब क्या कहते हैं, देखिएगा तो एक तरह से जब भी हम किसको सुरक्षित करना है? सेव अर्थ, मतलब कि हम लोगों को सुरक्षा करना है किसको? यदि हम लोग पृथ्वी को सुरक्षा करते हैं तो पृथ्वी को सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा किसका सुरक्षा करना है? वन करना। यदि आपके पास वन नहीं है, यदि पृथ्वी पर वन खत्म है तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से, है ना, जो एक तरह से वायुमंडल तो नहीं कह सकते, वायुमंडल तो रहेगा ही, लेकिन जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएगा? पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ना, वायुमंडल तो आपको मंगल पे भी दिखाई पड़ेगा, बृहस्पति पे भी दिखाई पड़ेगा, सभी जगह पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो वायुमंडल हम लोगों को जीने के लिए जरूरत है वो वायुमंडल यहाँ पर वातावरण नहीं मिल पाएगा। और पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोला जाता है? कौन से वन को? अमेजन का जंगल। ठीक है, तो 20% जो मान के चलिए कि पूरे पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, किसके द्वारा करता है? अमेजन जंगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों को, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलते हैं हम लोग, एक और दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को ही मनाया जाता है। और ये कौन सा है? नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नस्लीय भेदभाव आप लोग समझते हैं? नहीं समझते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नस्लीय भेदभाव मान के चलिए कि कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है ना। आइए देख लेते हैं क्या होता है, समझ जाइएगा। रंग भेद, समाज में देखिएगा कि तो रंग भेद की नीति चलती है, अभी भी चलते हैं। पहले तो मान के चलिए जब अंग्रेज था तो उस वक्त तो हम लोगों को वो क्या बोला जाता था? भारतीयों को, हाँ, ब्लैक बोला जाता था। और अपने आप को वो लोग, हाँ, है ना, श्वेत बोलते था। ठीक है, तो अभी भी समाज में देखिए, अभी भी देखिएगा तो सामाजिक तौर पर ये मिटाया नहीं गया है ना। अभी भी आपको सामाजिक तौर पर देखने को मिलेगा। तो नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। रंगभेद समाज में फैली एक क्या है? ये कुरीति है जो मानवता पर सीधा प्रहार करती है। और यह क्या करती है? मानवाधिकार का उल्लंघन। शादी होती है, सिंपल सी बात है, सभी को कैसी बहू चाहिए? गोरी चाहिए, है ना। तो यही क्या है? नस्लीय भेदभाव है। तो नस्लीय भेदभाव के तहत मान के चलिए कि रंग भेद, एक लाइन याद रखना है कि रंग भेद, है ना। और ये क्यों मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए एक लाइन आप लोगों को याद रखना है इसमें। यूनेस्को के द्वारा क्या होता है? जातीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है?
यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। और ये दिन उन घटनाओं की याद में मनाया जाता है। एक घटना हो जाती है 21 मार्च 1960 को। कब घटना घटती है? 21 मार्च 1960 को घटना घटती है। और घटना घटती कहां पर है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर घटती है? दक्षिण अफ्रीका में घटती है। और कौन सा जगह का नाम है? शार्पविली। ठीक है, शार्पविली में क्या होता है? पुलिस में क्या होता है, रंगभेद के खिलाफ कुछ लड़के आंदोलन कर रहे थे। क्या जा रहा था? रंगभेद नीति के खिलाफ क्या कहते हैं, आंदोलन कर रहा था। और उस पर क्या कर दिया जाता है? गोलियां चला दिया जाता है। लगभग 68 छात्र क्या होता है, वहीं पे मारा जाता है। तो 68 छात्र मायने रखता है ना, किसी भी देश के लिए। और क्या कहते हैं, इसके परिणाम स्वरूप कई छात्र यहाँ पर मारे जाते हैं। और यहीं से स्टार्ट होता है कौन सा दिवस मनाने की? एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से परंपरा तो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर रंगभेद नीति भी चलाया जाता है। आप लोग यहाँ पर एक नाम सुने होंगे नेल्सन मंडेला का, है ना? हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उनको भारत के द्वारा क्या मिला है? कौन सा प्राइज है ना? भारत रत्न भी उनको दिया गया है। तो याद रखना है। वैसे हम अभी उस पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर आते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट अफेयर्स पर आते हैं। हम लोग अभी उस पर नहीं चलेंगे। ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दिए कि ये कहाँ से नीति आ रही है। ये जो रंगभेद की मान के चलिए कि उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, इसका कहानी कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 21 मार्च को होता है। 21 मार्च को कौन सा घटना घटती है? 1960 में। हाँ, तो छात्रों पर क्या, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसी जगह क्या किया जा रहा है कि पुलिस बल के द्वारा क्या किया जाता है? गोलियां बरसाई जाती है। तो कुछ छात्र यहां पर मारे जाते हैं। और इसी वजह से समाज में जागरूकता फैलाने के लिए रंगभेद की नीति अपनाया जाता है। भारत में भी क्या कहते हैं, रंगभेद की नीति आपको पता है कि क्या कहते हैं, अंग्रेजों के समय में बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी भी समाज में, अभी भी आपको समाज में क्या होगा, ये किसी के दिमाग से निकला नहीं है ना? समाज में अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा कि ये किसी के दिमाग से निकला नहीं है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? इंटरनेशनल। तो सही है। उसके बाद एलिमिनेशन। यहां पर देखिए, इस लाइन को पकड़ लीजिएगा, क्या है? रेशल। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, है ना? तो यहां पर सोशल कहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, ठीक है, रेशल डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आपको याद रखना है। कहीं कहीं पर आपको ये नाम आपको आएगा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी क्या है? जन सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं आने वाले दिनों में, यदि कोई भरे हैं और ग्रुप डी का आपको एग्जाम देना है, तो आपको मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा ग्रुप डी वाले के लिए। ठीक है, ग्रुप डी से डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा कोर्स मान के चलिए कि ये स्टार्ट किया गया है। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम शुरू किया है। और इस पहल का क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप लोगों को एक लाइन में बता देते हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के बीच क्या करना है? सेवा भाव की भावना को मजबूत करना है। क्या करना है? सेवा भाव की मजबूत करना है। और उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाते हुए जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्य संस्कृति विकसित करना है ना? और यहां पर देखते हैं आयुष मंत्रालय अभी वर्तमान में है कौन? स्वतंत्र प्रभार वाले श्री प्रताप राव यादव हैं। ठीक है, यादव नहीं लिखते हैं, ये यादव ही लिखते हैं। कोई यादव लिखते हैं, कोई यादव लिखते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसको सुधार करके यादव लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता है, याद है अभी करंट में। ठीक है, चलिए सही है। और तो भारतीय टीम विजेता है। और इनको जो है नगद राशि कितना दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा? 58 करोड़ रुपया। हाँ, ये ध्यान रखना है बीसीसीआई के द्वारा। जब मान के चलिए कि भारतीय टीम जीत के आई है, तो उसके द्वारा क्या कहता है, बीसीसीआई के द्वारा क्या किया जाता है? घोषणा किया जाता है। कितना बात कर लेते हैं, सभी लिखे हैं। ठीक है, तो 58 करोड़ किसके द्वारा घोषणा किया गया है? 58 करोड़ बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, और भारतीय, इसको आप तो फुल फॉर्म आपको पता ही है कि बीसीसीआई का क्या होता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम के 58 करोड़, वही लाइन लिखे हैं, दोहरा के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। और यह जो है इनाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से मिलने वाली पुरस्कार राशि का कितना गुना है? लगभग 3 गुना है ना? और उसको उसके द्वारा कितना दिया गया है? आपको यही क्वेश्चन था ना, कितना दिया गया था? 19 पॉइंट है। तो अभी मोटा मोटी लेते हैं कि 20 करोड़ कर सकते हैं आईसीसी के द्वारा 20 करोड़। और यहाँ बीसीसीआई कितना दे रहा है? ठीक है, तो बीसीसीआई से आईसीसी अब टक्कर नहीं ले सकता है। ठीक है, तो अब तो वो कौन करवाता है? बीसीसीआई जब करवाएगा तो पैसा से मान के चलिए कि
लुटा ही देता है ना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसे क्या मिला था एक बार देख लेते हैं। आप लोगों को वैसे बता चुके हैं, है ना, बता चुके हैं। एक बार रिवीजन इसी तरह से रिवीजन करवाते चलेंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया था? सचिन रविंद्र। किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था? कितना रन की पारी खेली थी? ठीक है, हाँ 76। उसके बाद गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया है? मैट हेनरी को। उसके बाद गोल्डन बैट का अवार्ड किसे दिया गया? सचिन रविंद्र को दिया गया। और 2025 में किस टीम को कितना कितना रुपया दिया गया था देख लेते हैं। किसके द्वारा? ये आईसीसी के द्वारा। आईसीसी के द्वारा मान के चलिए कि कितना कितना रुपया दिया गया था वो देख लेते हैं। एक नजर में जल्दी से देख लेते हैं। भारत को कितना मिला था? 19.45 करोड़ रुपया मिला था। लगभग 20 करोड़ के आसपास आइए, उतना याद पॉइंट में नहीं रखते हैं तो 20 करोड़ के आसपास आ जाएगा। उपविजेता टीम को कितना मिला था? तो लगभग 10, है ना। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ये सेमीफाइनल में दोनों टीम पहुंची थी। जैसे ही सेमीफाइनल पहुंची थी तो इसको कितना मिला था? 4.86 करोड़ मिला था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को कितना मिला है? 3.4 करोड़। ठीक है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड सबसे अंतिम पायदान पर रहे थे, है ना, तो 1.22 करोड़। ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना है ना। ठीक है। तो आईपीएल में वो 1 पॉइंट कितने पर बिके हैं? नहीं, वो 1 करोड़ 10 लाख में बिके हैं। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख में। तो समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर आईपीएल में दिया जा रहा है इतना, यहाँ पर इनाम के तौर पर दिया जा रहा है आईसीसी के। तो इस बार जो है आयोजन करता कौन थे? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान और दुबई दोनों का नाम लेना है। और भारतीय जो भी थे सारा मैच कहाँ खेले थे? दुबई में, है ना। तो याद रहेगा, वो तो पुराना वाला था कहानी। ठीक है, आप ही बताइए। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, जब भी होता है बीच में चेंज होते रहता है ना। जब मान के चलिए कि जब आईसीसी का रहेगा तो अलग होगा, किसी और चीज का रहेगा अलग रहेगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ध्यान नहीं है, यदि कोई है तो बता दीजिए। चलिए, मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल। प्रतिनिधि मंडल मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। देखिए यहां पर एक लाइन पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? मध्य एशिया। किसको लेना है? मध्य एशिया। और मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है सबसे पहले उसको जानना है आपको। कौन सा? यहां पर देखिए, कौन सा? काजाकिस्तान आएगा। ठीक है, आएगा तो सब स्थान वाला आएगा, उसमें उज्बेकिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा। और कौन स्थान बोले? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं आएगा। ठीक है, ताजिकिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा और उज्बेकिस्तान आएगा। ये जो आपको दिखाई पड़ा कितना देश? 1 2 3 5 देश है ना। 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ, 5 हुआ, 5 देश। ये 5 देश आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। और ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य एशिया के अंदर। और यहां पर देखता है तो और आपको बताए थे, एक लाइन याद रखिएगा, थोड़ा सा शांत। खेल मंत्रालय आपको कल बताए थे। कौन है खेल मंत्रालय? आज नहीं लिखे हैं इसीलिए भूल गए कल वाला। युवा मामले और खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, मनसुख मांडविया। ठीक है, मनसुख मांडविया याद रखिएगा कि खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जो है 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक लाइन में देखते हैं तो उद्देश्य क्या है? युवा सहयोग करना है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और मध्य एशिया देशों के बीच में जो मान के चले कि एक तरह से राजनयिक संबंध है उसको क्या करना है? मजबूत करना है ना। तो मध्य एशिया के अंतर्गत कौन कौन सा देश है आप समझ रहे हैं, आपको लिखा हुआ है। और राजनयिक संबंध समझ रहे हैं ना, जो मान के चले कि दूसरे देशों में हम लोग राजदूत भेजते हैं, है ना, तो जो भी एक तरह से प्रतिनिधि मंडल, तो उन दोनों में क्या करना है? मजबूती प्रदान करना है ना। तो ये इसलिए उद्देश्य होता है कि युवा एक तरह से सहयोग करना है, सांस्कृतिक मान के चले कि वहां पर जो एक तरह से कोई भी कह सकते हैं कि धर्म से कह सकते हैं या संस्कृति से कह सकते हैं कि जो कि अच्छा पहल हो उसको एडॉप्ट कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत का कोई भी अच्छा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो उसको एडॉप्ट करेगा, वो लोग देशों करेगा। इसलिए दोनों देशों में आदान प्रदान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भारत ने अब एक नाम आप लोगों के लिए नया नाम आ गया। फ्रूट तो आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। और यहां पर क्या है? पैशन फ्रूट। ठीक है, पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस देश को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की मशीनरी, ठीक है, क्या चीज भेजा गया है? मशीनरी भेजा गया है। और किसको भेजा गया है? सूरीनाम को। ठीक है, सूरीनाम एक देश है किस महाद्वीप के अंतर्गत? चलिए, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत। चलिए हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, कि कहां पर है। आपको मैप के साथ हम दिखा देंगे कि मैप कहां पर है अवस्थित, है ना। दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, आइए बाद में मैप हम दिखा देंगे आपको।
भारत और क्या कहते हैं किसके बीच में, सूरीनाम के बीच में क्या भेजा जाता है, मशीनरी भेजा गया है। और किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पैशन फ्रूट उद्योग को समर्थन करने के लिए, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग मजबूत करने के लिए ये एक तरह से साझेदारी किया गया है। किसके साथ, सूरीनाम के साथ, है ना। और इसको कितना डॉलर भेजा गया है, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भेजा गया है। और जैसे ही सूरीनाम का नाम आता है तो सूरीनाम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सूरीनाम की राजधानी क्या है, आपको बोले जैसे ही देश का नाम आएगा तो आपको राजधानी याद रखना है। राजधानी क्या है, पारामारिबो, ठीक है। और मुद्रा कौन सी चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति यहां पर कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नाम लग रहा है कि इंडियन जैसा नाम लग रहा है ना, अधिकांश इंडियन ही वहां पर जाके बैठे हुए हैं, है ना। अब देखिए मैप पर आपको एक नजर में दिखा देते हैं सूरीनाम कहां पर है। सूरीनाम आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं पर, कहां पर दिखाई पड़ रहा है, एक कलर भाग आपको दिखाई पड़ रहा है इस जगह। देखिए सबसे पहले तो ये कौन सा महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है। अफ्रीका कहां, कौन बोले अफ्रीका, ठीक है। अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि दक्षिण क्या है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण महाद्वीप है ना। महाद्वीप आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे में दिखेगा तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका दिखाई पड़ेगा। और दक्षिणी अमेरिका के ऊपर वाले भाग में, पूरा मैप नहीं लिए हैं, आधा लिए हैं, हाँ यहां पर आइए, ठीक है। ये नॉर्थ का हिस्सा है ना। और नॉर्थ के हिस्से में आपको जो एक छोटा सा देश दिखाई पड़ेगा, कौन सा दिखाई पड़ रहा है, सूरीनाम दिखाई पड़ रहा है। और यहीं पर क्या भेजा गया है, कौन सा फ्रूट, पैशन फ्रूट के लिए भेजा गया है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भेजा गया है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी याद रहेगा पारामारिबो। और यहां पर कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। और ये जो देख रहे हैं, ये आप इधर से हट जाते हैं, इधर दिखाई पड़ रहा होगा, ये आप फल देखे होंगे। ये फल मूल रूप से देखिएगा तो कहां का फल है, ये अमेरिका का फल है। कहां का फल है, अमेरिका का फल है। लेकिन ये क्या कहते हैं, फायदेमंद बहुत ज्यादा होता है। क्या चीज, ये क्या कहते हैं, आपको ठंड के दिनों में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये आपको ठंडे वाले भाग में दिखाई पड़ेगा। चलिए, नहीं इंडिया में होता है ना, इंडिया में भी होता है लेकिन कम होता है ना, क्योंकि थोड़ा महंगा बिकता है, इसलिए तो बिहार के क्षेत्र में कम दिखाई दे आपको पड़ेगा। दिल्ली में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फायदा, जो फल खाते हैं वही फायदा है। इसमें क्या कहते हैं, आपको फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है ना। तो जो इसके लिए फायदेमंद होता है। तो बहुत सारा फल खाने से फायदा ही होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पैशन जो फ्रूट है, ये मान के चलिए कि कहाँ से इसका एक तरह से कह सकते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से होती है, नहीं सूरीनाम से नहीं, अमेरिका से, संयुक्त इसको तो भेजा गया है मान के चलिए वहां पर बढ़ावा देने के लिए कि आप खेती करिए। खेती करेगा तो मान के चलिए कि ज्यादा उत्पादन होगा तो वो क्या करेगा, भारत कर लेगा मान के चलिए, क्योंकि वहां पर एक तरह से उसका कह सकते हैं कि अनुकूल दशा है खेती करने के लिए। जहां पर दशाएं अनुकूल होती है वहीं पर ज्यादा उत्पादन हो सकता है। और किसी भी चीज के खेती करने के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। मान के चलिए आप खेती कर सकते हैं, बैल से भी खेत को एक तरह से उसका कह सकते हैं जुताई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि ट्रैक्टर है तो आप नीचे तक ले जा सकते हैं उसको, है ना। आपका मिट्टी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि भुरभुरा आपका ज्यादा होगा। जब जितने उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जाएगा उतना आपका फसल क्या होगा, उपजाऊ ज्यादा होगा। तो इस तरह से पहले जमाना में कैसे होता था खेती, बैल के द्वारा ही होता था। जब सुविधा नहीं था तो बैल के द्वारा। अब होता है कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। अब सभी जगह ट्रैक्टर की सुविधा है। अमेरिका से में तो मान के चलिए कि बड़े बड़े ट्रैक्टर है, वहां पर बीज बोया जाता है तो क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर लेके बोया जाता है। हम लोगों के पास क्या कहते हैं उतना सुविधा ही नहीं है। तो जिसके पास जितना टेक्नोलॉजी है ना, तो उतना वो अच्छा पैदावार कर सकता है। आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगामी एक खेल होने वाला है, कौन सा खेल होने वाला है, 57वां सीनियर नेशनल खो खो खेल खेले हैं। खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किस राज्य में किया जाएगा, ओडिशा में किया जाएगा। आप लोगों को जैसे ही खो खो आता है तो खो खो विश्व कप इस बार खेला गया था, याद है। खो खो विश्व कप जनवरी के महीने में खेला गया था। खो खो विश्व कप आप लोग उस वक्त मेरे से नहीं जुड़े थे, लेकिन आपको एक लाइन में बता देते हैं कि कौन जीता था, कहां पर हुआ था। तो खो खो विश्व कप आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और खो खो विश्व कप इस बार कहां पर इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया था। और विश्व विजेता कौन, क्या चीज क्या जाएगा, क्या लिखा है क्या, नहीं ये देखिए, ये आगामी क्या है, 57वां सीनियर नेशनल है, ये राष्ट्रीय है, ठीक है। और ये जो आपको बता रहे हैं ये विश्व कप हो चुका है, ये जनवरी में हो चुका है ना।
विश्व कप इसलिए बता रहा है कि जब ये मान के चलिए कि आता है सीनियर वाला, तो उसके साथ साथ लिखना है कि हमको कौन हो चुका है खेल। तो और इंपॉर्टेंट है, विश्व कप जब हुआ है पहली बार ये हुआ है विश्व कप, और पहला विश्व कप हुआ है तो कहां पर हुआ है? भारत में ही हुआ है ना। तो ये खो खो का विश्व कप है। किसका है? खो खो। खो खो आप लोग देखे होंगे कि आसपास में खेला जाता है, और इसमें दोनों टीम भाग लेती है, महिला और कौन सा? पुरुष, दोनों टीम भाग लेती है। और दोनों टीमों के द्वारा जो भाग लेता है विश्व विजेता जो बनते हैं, कौन बनते हैं? 2025 का विश्व विजेता भारत ही बनते हैं, दोनों में भारत, है ना। और दोनों में जो है उप विजेता, यदि कहते हैं कि उप विजेता कौन सा देश रहा था, तो उप विजेता कौन सा देश रहा था? नेपाल रहा था। दोनों में नेपाल रहा था। इसलिए एक लाइन में लिख लिया है, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जो है खो खो विश्व कप 2025 का ऐतिहासिक खिताब जीता है। याद रहेगा। और खो खो खेल जो है दो टीमों के मध्य खेला जाता है, दो टीमें रहेगी, स्वाभाविक बात है कि दो टीमें रहेगी। और प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, 3 खिलाड़ी क्या होता है? सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर में बैठे हुए रहते हैं। जब जरूरत पड़ेगा उसको क्या कर लेगा? एंट्री कर लेगा। जैसे कि क्रिकेट में देखिएगा तो 11 खिलाड़ी ही रहते हैं, नहीं 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। अब मान के चले कि 4 खिलाड़ी जो 15 टीम कहते हैं, तो वो क्या होता है कि हाँ सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर रहते हैं। वो जरूरत पड़ेगा, वैसे जरूरत उसका नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जरूरत पड़ता है ना। उसमें तो मान के चलिए कि चोट लग जाता है तो हो सकता है कि आपको बाहर ही क्रिकेट में नहीं दिया जाता है परमिशन, उस वक्त दिया जाता है। बहुत कम ऐसा है कि मान के चलिए परमिशन जहां पर कि आप दूसरे के बदले में दूसरे को आप एंट्री करवा सकते हैं, लेकिन कहां पर होता है कुछ मेरी बात को सुन लीजिए एक में। जैसे होता क्या है कि जैसे सर में चोट लगेगा, ठीक है, जब सर में चोट लगेगा और खिलाड़ी को लगेगा कि क्या कहते हैं कि हम अब खेल नहीं सकते हैं मैदान पर, तो वो क्या कहते हैं उसके बदले में दूसरा खिलाड़ी आ सकता है। कुछ दिन पहले में क्या कहते हैं, हाँ इंग्लैंड के खिलाफ हर्षित राणा को लिया गया था और विवादित भी रहा था, है ना। तो क्योंकि जैसा खिलाड़ी है उसी तरह का लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर मान के चलिए कि बाहर में 12 खिलाड़ी हम रखेंगे और 12 में से किसी को हम 3 खिलाड़ी को ले सकते हैं। कुल कितने खिलाड़ी रहेंगे? 9 खिलाड़ी, जो कि कहां पर खेलेंगे? ये मैदान पर रहेंगे, है ना। और मैदान से बाहर उसी वक्त बाहर कौन बैठे रहेंगे? 3 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट के तौर पर बाहर रहेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो वो एंट्री उसका हो सकता है। तो याद रखिएगा, खो खो का आपको पूछेगा कि कितने खिलाड़ी खेला जाता है खो खो में। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। और आरबीआई आपको पता है इसको जो नियुक्त किया गया है 19 मार्च 2025 को नियुक्त किया गया है ना। और ये मान के चलिए कि जैसे ही जाएंगे तो एक तरह से आरबीआई का मुख्य काम क्या है? मौद्रिक नीति का क्या करना है? आकार देने के लिए और आर्थिक अनुसंधान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यही काम करेंगे आरबीआई में, करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ, तो बीच बीच में आपको बताते चलते हैं, और क्या कहते हैं जब जरूरत पड़ेगा तो फिर से आपको रिवीजन करवाते रहेंगे। और ये जो आपको देख रहे हैं कौन दिखाई पड़ रहे हैं? इंद्रनील भट्टाचार्य दिखाई पड़ रहे हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं? कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने में, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में नए क्या है? अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक है। किस राज्य में? असम में। और यूरिया इंपोर्टेंट है, किसके लिए इंपोर्टेंट है? चलिए तो देख लेते हैं असम में कहां किया गया है। तो असम में कहां पर किया गया है? एक जगह का नाम है, क्या नाम है? नामरूप है। और ये देखिएगा तो कौन सा वैली में है? ब्रह्मपुत्र घाटी। आप नाम सुनते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर बहती है? तो असम के क्षेत्र से, है ना। तो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर, यहां पर एक नाम ही है कि ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले क्या नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की क्या है? मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए कि जैसे ही मंजूरी देगा तो इसका उद्देश्य यदि देखने का उद्देश्य क्या रहेगा, तो उद्देश्य क्या रहेगा? यूरिया उत्पादन क्षमता को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। जिससे क्या होगा? विशेष रूप से पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, जो मान के चलिए कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र के आसपास में रहेंगे, तो उसको क्या मिलेगा? यहां पर रोजगार हो सकता है मिलेगा, और अतिरिक्त जो यूरिया की आवश्यकता होगी तो वो भी मिलेगा, है ना। तो खेती में यहां पर क्या होगा? योगदान में बढ़ावा होगा। सिंपल सी बात है। तो खेती में उर्वरकता बढ़ेगी। चलिए, एक आपको नया पौधा पाया गया है, नई पौधे की प्रजाति। यहां पर इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, नई पौधे की प्रजाति कर दीजिएगा। नई पौधे की प्रजाति क्या नाम है? ओनियाला केरलेंसिस, ठीक है। इस तरह का परीक्षा में पूछा जाता है, हम क्वेश्चन ले नहीं पाए थे, नहीं तो आपको दिखाते कि इसी बार पूछा गया है बिहार दरोगा में, है ना, कि एक कोई पौधा का नाम है
कि वो पूछा गया कि कहाँ पर इसका खोज किया गया है। तो ये आपको पूछता है इस तरह का कि ओनियाला केरलेंसिस की खोज किस राज्य में की गई है। तो किस राज्य में की गई है? केरल में किया गया है। केरल में आपको पता है कि ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। आप लोगों को ज्योग्राफी में जब पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो केरल के एक क्षेत्र आपको दिखाई पड़ता है, कौन सा दिखाई पड़ता है? अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व दिखाई पड़ता है। और यहीं पर एक नए पौधे की प्रजाति दिखाई पड़ रहा है, और नए पौधे की प्रजाति का क्या नाम है? ओनियाला केरलेंसिस, है ना। ओनियाला केरलेंसिस की खोज की गई है, और यह प्रजाति जो है दक्षिण पश्चिम भारत में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम भारत में पाया जाता है। और इसे पहली बार क्या कहते हैं 1998 में एकत्र किया गया था। देखा कब गया था? खोजा एक तरह से कह सकते हैं कि मान के चलिए कि देखा गया था 1998 में ही, लेकिन अब इसका नाम दे दिया गया है कि किस कुल का पौधा है। तो किस कुल का पौधा है? ये ओनियाला केरलेंसिस कुल का पौधा है। तो इस कुल के पौधा है, और इसका फूल देखिएगा तो फूल कैसा होता है? हल्का बैगनी रंग के आपको दिखाई पड़ेंगे। और क्या कहते हैं ओनियाला वंश तो आपको पता है कि किस वंश से है। तो ये क्या कहते हैं ओनियाला वंश से लगभग अन्य प्रजातियों से थोड़ा सा अलग होता है। इसका अलग अलग प्रजाति होता है। आप लोग जब लूसेंट पढ़े होंगे पहला दिन आपको पढ़ाए थे एक बात, कुल और क्या होता है? प्रजाति होता है ना। सभी का अपना अपना एक तरह से क्या कह सकते हैं उसका वैज्ञानिक नाम होता है, और वैज्ञानिक नाम सभी जगह क्या होता है? एक ही होता है सभी जगह। तो यह प्रजाति पश्चिमी घाट कहां पर है? केरल नाम नहीं लेना है। केरल में भी आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ेगा, है ना, कर्नाटक में भी दिखाई पड़ेगा। तो आप ये क्षेत्र लेना है तो पश्चिमी घाट लेते हैं। तो ये आपको ये पौधा कहां पर दिखाई पड़ रहा है? ये केरल के क्षेत्र में। पश्चिमी घाट के किस क्षेत्र में? तो केरल के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। आइए इसको एक नजर में देख लेते हैं। ये पौधा दिखाई किस प्रकार पड़ता है? ये फूल देखे हैं, ठीक है। तो इसका कलर किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है? बैगनी कलर का दिखाई पड़ रहा है। ये लाइट की वजह से हल्का गुलाबी दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। बैगनी ही है, ठीक है। लाइट की वजह से हो सकता है कि आपको गुलाबी दिखाई पड़ रहा है। तो हल्का ये क्या है? बैगनी कलर का है ना। और ये क्या कहते हैं जंगल में, क्या कौन से जंगल में? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ओनियाला केरलेंसिस आपको क्या कहते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत पाया जा रहा है। और आज का ये पिछले वीडियो का जो आप लोगों को कल प्रश्न पूछे थे, कौन सा प्रश्न पूछे थे? किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया था? राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत की थी। किस राज्य के द्वारा? किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। आप लोग ऐसे क्या कहते हैं पीडीएफ आपको मिला हुआ है, ठीक है। आप ये भी नहीं कह सकते कि पीडीएफ नहीं मिला है और पढ़े नहीं है। पीडीएफ मिला है और आप पढ़े होंगे, और जो वीडियो पे है तो उन लोगों को क्या कहते हैं, उन लोग अधिकांश व्यक्ति यहाँ पर जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग भी क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और ये यूट्यूब पे मिल रहा होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं सर के चैनल पे भी मिलेगा। तो ये अलग अलग चैनल पे अलग अलग नामों से मिलता है, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो सर के चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये आज का प्रश्न है। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। एक सिंग वाले गैंडों की संख्या किस राज्य में 229 से 392 हो गई है? तो इसका जवाब आपको देना है। कहां पर देना है? यहां पर जवाब नहीं देना है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में फिर से करंट अफेयर्स के क्लास में।